बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यूपीटीटी 2021 के लिए। यूपीटीटी 2021 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं पहले उनको सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद अलग से भी कुछ प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे जिससे आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करें ईवीएस की तो ईवीएस का एक पार्ट जो है वह कंप्लीट हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें सीडीपी की तो सीडीपी से भी आपका एक प्रैक्टिस सेट जो है वह कंप्लीट हो गया है। हिंदी की बात करें, ठीक है, हिंदी का भी आपका एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। वहीं अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का भी 15 क्वेश्चन जो है वो बताए जा चुके हैं। अभी रेस्ट ऑफ द 15 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको भी जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट जो आपका दूसरा है वो कंप्लीट होगा। इसमें हम 15 क्वेश्चंस बताएंगे विद एक्सप्लेनेशन, चीज़ों को जानते हुए। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 121। तो क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 पूछा है कि गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि गाजर में कौन सा ऐसा तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग जो है नारंगी होता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो गाजर तो दो प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं। एक तो लाल गाजर होती है, ठीक है, दूसरी कैसी होती है, ऑरेंज होती है, या गाजरी होती है, या नारंगी होती है। ठीक है, तो दो प्रकार की गाजर ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। वैसे काली भी होती है लेकिन मेनली हमें दो प्रकार की गाजर देखने को मिलती है। तो अगर हम लाल गाजर की बात करें तो लाल गाजर में लाइकोपिन पाया जाता है, लाइकोपिन जो है वह पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें नारंगी गाजर की तो नारंगी गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। जैसे यहाँ पर पूछा है गाजर का नारंगी रंग, वैसे यहाँ पर पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में कि गाजर लाल रंग की क्यों होती है। ठीक है, तो लाइकोपिन के कारण लाल रंग की होती है। वहीं अगर नारंगी की बात करें तो कैरोटीन के कारण नारंगी रंग की गाजर हमें दिखती है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 122। क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। 122 क्वेश्चन नंबर 122 पूछा है बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है आपको बताना है। तो बीटी कपास की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता होती है, जिस कारण यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी रक्षा कर लेता है। यह गुण बैसिलस थुरिन जीन सीसी नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो यह हो गया बीटी कपास के बारे में इतनी सारी चीजें। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 123। 123 पूछा है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो आप सभी को पता है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक क्या है। तो जब भी हम बात करते हैं SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड में अम्लीय वर्षा जो है देखने को मिलती है। यह वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसे अम्लीय कर देता है। यानी SO2 जो है वह जो वर्षा की बूंदें हैं उनके साथ मिलकर के उनको अम्लीय बना देता है। अम्लीय वर्षा में जल का pH मान जो होता है वो 4.2 से हमेशा कम ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर यहाँ पर 123 का ए हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 124। क्वेश्चन नंबर 124 पूछा है निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो 124 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो गया 124 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 125। 125 पूछा है कि सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें होता है, क्या होता है वो आपको बताना है, या सांप के जहर में कौन सा विष होता है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो यहाँ पर अगर हम सांप के जहर की बात की जाए तो इसमें जो टॉक्सिन जू
टॉक्सिन नामक विष पाया जाता है। ठीक है, ये सांप के जहर में अत्यधिक विषैला पदार्थ के रूप में होता है जो कि इसकी लार में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 125 का सी हो जाएगा, जूटॉक्सिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 126 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 126 पूछा है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, टाइफाइड। टाइफाइड रोग जो है वह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। यह रोग जो है वह दूषित जल से फैलता है, यानी दूषित जल पीने से यह रोग होता है ज़्यादातर। और वहीं अगर हम एड्स, एनीमिया और टिटनेस की बात करें तो यह विषाणु जनित रोग है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 127। 127 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से, तो आपको बतानी है। तो यहाँ पर 127 की बात करें तो इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं पहले वो देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में पहली है जलवाष्प, सबसे पहली जलवाष्प मानी जाती है। यहाँ पर लिखा नहीं है तो फिर भी आप ध्यान रखिएगा, जलवाष्प जो है वह ग्रीन हाउस गैसों में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद दूसरा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है N2O यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाई नहीं। उसके बाद मीथेन यानी CHO4, ये है आपकी मीथेन। उसके अलावा ओजोन भी पाई जाती है। ओजोन यानी O3 गैस भी देखने को मिलती है ग्रीन हाउस गैसों में। जबकि यहाँ पर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 128। 128 पूछा है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों के अंतर की बात करें तो एक बीजपत्री में मतलब एक ही फली देखने को मिलती है। ठीक है, एक ही बीज रहेगा, जबकि द्विबीजपत्री में काफ़ी सारे बीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, गन्ना हो गया, केला हो गया, बांस, ये सब एक बीजपत्री है। जबकि जो सरसों है वह द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री वे पौधे होते हैं जिनके बीज में दो पत्र यानी दो दल देखने को मिलते हैं। जैसे सरसों हो गया, चना हो गया, दालें हो गई, सोयाबीन हो गया। देखिए सरसों का पौधा आपने देखा होगा, उसमें फली ऐसे लगी होती है, उसमें कई सारे बीज देखने को मिलते हैं, तो वह द्विबीजपत्री पौधा होगा। इसी तरह मटर, चना, जो भी अलग अलग प्रकार की दालें देखने को मिलती हैं, सोयाबीन, इन सभी में ये सभी जो है वह द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। तो यहाँ पर 128 का डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 129 की तरफ। 129 पूछा है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों की बात करें यानी जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होगा, तो पौधों में जल का अधिग्रहण जो है वह जाइलम के द्वारा होता है। वहीं आपको बताना है कमेंट द्वारा कि फ्लोएम किस में पाया जाता है, पौधे में या जंतुओं में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 130 नंबर का। 130 पूछा है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? इनमें से आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको उनका आंसर करना है। तो 130 की बात की जाए तो 130 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, लेह हवाई अड्डा। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3250 मीटर है। लेह जो है वह जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस तरह से इतनी सारी चीजें हमने जानी लेह हवाई अड्डे के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 131। क्वेश्चन नंबर 131 पूछा है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? यानी वायुमंडल में कौन सी दो ऐसी गैसें हैं जो अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 131 की बात करें, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस आप सभी जानते हैं 78 पॉइंट समथिंग है इसका, इसके बाद 78 से 79 कंसीडर किया जाता है इसका परसेंटेज। ठीक है, इसी के बीच में आपका नाइट्रोजन गैस होता है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95 से ये 21% के बीच में माना जाता है। कहीं कहीं आपको 21% देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 20.95
परसेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से परसेंटेज में थोड़ा हेरा फेरी देखने को मिलती है, लेकिन इन्हीं दोनों गैसों का अधिक विस्तार देखने को मिलेगा वायुमंडल में। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर 131 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 132। क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं। 132 पूछा है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। अगर आपकी कक्षा ईवीएस की है तो आप बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है आपका, यही आपका क्वेश्चन पूछा है। तो 132 की बात करें, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। कहने का मतलब है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। जो चीजें आप बता रहे हैं, अगर आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखा करके चीजों को बताएंगे तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो यही इसका उद्देश्य है। करेक्ट आंसर बी हो गया यहाँ पर 132 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 133। 133 पूछा है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो ये आपके ऑप्शन है, आपको बताना है 133 का आंसर। तो 133 की बात करें, यहाँ पर 133 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। कहने का मतलब है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की मुख्य विशेषता यह है कि इस मिट्टी में लवणों की सांद्रता पाई जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो गया 133 का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 134। तो इसे हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। 134 पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। यही आपको क्वेश्चन पूछा है ना, कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 134 की बात करें, सबसे पहले आंसर की बात करेंगे। तो 134 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि इसका अर्थ सीधा सीधा कहने का है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से छात्रों का आत्मविश्वास जो है वह बढ़ता है तथा उनके मन में परीक्षा का भय समाप्त हो जाता है। इसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति होती है। अगर आप सतत और व्यापक मूल्यांकन कराएंगे तो इससे बच्चों का रिवीजन जो है वो अच्छे से होता रहेगा। जो भी आप टॉपिक पढ़ाएं, अगर आपने उसका क्या करते हैं यूनिट टेस्ट ले लिया, तो बच्चों का वह अच्छे से मतलब कवर हो जाएगा। जो भी चीज़ें छूट गई वो भी आ जाएंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उन चीज़ों को, तो उससे उनमें परीक्षा का भय नहीं रहेगा। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 135। क्वेश्चन नंबर 135 पूछा है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। तो इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब ये विजिबल है अच्छे से। बताइए आप इसका आंसर कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। तो 135 की बात करें, 135 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चुनकर चरना। अब चुनकर चरना ये कैसे पॉसिबल है, तो बता देते हैं इसके बारे में भी कि चरने वाले पशु सभी वनस्पति को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि वे अपनी मनपसंद की कुछ ही वनस्पतियों को अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती और उनका स्थान दूसरी वनस्पतियां ले लेती हैं। तो इस तरह से चुनकर चरना जो है वह वनस्पति को बदल देते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 135 का सी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस तक बात कर ली है। चूंकि हमें एक्सप्लेनेशन भी देना होता है चीज़ों पर, तो अभी 30 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी टाइम हो जाएगा, हमें वीडियो भी लंबा नहीं करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।